कंपटीशन में पढ़ा था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया कि लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उसकी वजह से वहां पे जो 200 फिशेस थी नेटिव, मोर देन 200 चिचिल्ड फिशेस, उन सबका एक्सटेंशन हो गया, सिर्फ ग्रेवयार्ड ऑफ फिश का नाम दे दिया। अब लेक विक्टोरिया में कोई फिशेस नहीं है। तो वो भी एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया इन द सेंस कि अगर हम बाहर से कोई स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल 3 इंडिया में दे रखे हैं, 3 प्लांट दे रखे हैं उन्हें। ट्रबलसम वीड, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, तो उसमें एक पार्थेनियम है, एक आइकॉर्निया है और एक लैंटाना है। सरप्राइजिंग चीज ये भी है कि इन तीनों ने इंडिया में अलग अलग एरिया कवर कर रखा है, तो ये तीनों आपस में कॉम्पिटिट नहीं करते। पार्थेनियम प्लेन्स पे होता है, लैंटाना हिल्स पे होता है, और आइकॉर्निया फ्रेश वाटर बॉडी में, पॉन्ड, लेक, रिवर, इन सब में होता है। अगर ये तीनों आपस में लड़ते तो शायद कोई एक बचता, दो तो खत्म हो जाते, लेकिन तीनों ने अलग अलग एरिया को कॉलोनाइज किया, तो इसलिए तीनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन गए। इतनी कोशिशों के बाद भी अभी हम कोई इरेडिकेशन का तरीका नहीं ढूंढ पाए कि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। इनकी वजह से जो नेटिव प्लांट एनिमल हैं वो सफर कर रहे हैं। और चौथा जहां पे फोन कट हो गया था, दैट इज को एक्सटेंशन, कि अगर दो स्पीशीज या दो से ज्यादा एक साथ इवॉल्व हुए हैं, दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट है, म्यूचुअलिज्म इज ऑब्लिगेशन, तो अगर एक का एक्सटेंट होता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द 3 रीजन जो हमने पढ़े, तो दूसरा भी अपने आप ही एक्सटेंट हो जाएगा। तो उसे को एक्सटेंशन बोला जाएगा। एक्सटेंट तो एक ही हुआ, बट क्योंकि एक पे दूसरा ऑब्लिगेशन के साथ डिपेंडेंट था, तो इसलिए दूसरा भी एक्सटेंट हो गया। उसमें एग्जाम्पल जैसे हम प्लांट पॉलिनेटर का पढ़ते हैं, होस्ट पैरासाइट का पढ़ते हैं, है ना, प्रे प्रेडेटर का पढ़ते हैं, ये सारी बातें आ जाती हैं। इसमें प्लांट पॉलिनेटर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्लांट को एक्सटेंड करोगे तो पॉलिनेटर भी हो जाएगा, पॉलिनेटर को करोगे तो प्लांट की साइकिल पूरी नहीं होगी तो वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज थे बायोडाइवर्सिटी लॉस के, इनको इविल क्वाड्रेट कहा जाता है ना। 4 हैं इसलिए, और नुकसान है इसलिए इविल बोला गया है। ये पूरी बात हो गई बायोडाइवर्सिटी क्या है, हम कैसे पढ़ते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। अब आती है कि लॉस जब हो ही रहा है तो बायोडाइवर्सिटी को बचाया कैसे जाएगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। चैप्टर का सेकंड पार्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो हमें आज कंजर्वेशन पढ़ना है और बाकी आगे की चीजें देखेंगे। कंजर्वेशन में सबसे पहले तो ये समझाना होता है कि कंजर्व करें क्यों। आम आदमी को तो पहले हर चीज को समझाना पड़ेगा ना, कि भैया ये वाला प्लांट मत काटो, इससे ये फायदा है। और फायदा में भी वो क्या ढूंढेगा, पैसे मिल रहे हैं क्या इस बात के लिए, नहीं मिल रहे तो मैं काट दूंगा, क्योंकि मुझे काट के तो लकड़ी बेचने से पैसे मिल ही रहे हैं, मुझे बचाने से क्या फायदा मिल रहा है। तो पहले लोगों को ये समझाया गया, जैसे हम ये पढ़ेंगे तो लास्ट में ही, कि बायोडाइवर्सिटी में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ गई। लेकिन जब पॉलिसी बना के 10 साल के बाद मीटिंग हुई और ये देखा कि यार पॉलिसी काम तो कर ही नहीं रही है, क्योंकि पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया गया। अगर आप ये कहो कि भैया फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट को बचाएगा, तो कहां तक बचाएगा। फॉरेस्ट ऑफिसर तो खुद ही आईएफएस क्वालिफाइड है, वो तो आराम से अपने चैम्बर और बंगले में बैठा हुआ है, डाक बंगले में फॉरेस्ट के बीच में, 2 4 रेंजर भी रख लिए, गनर रख लिए, अपनी ड्यूटी कर रहा है, सैलरी आ रही है, वो काय को फॉरेस्ट बचाने जाएगा। लोगों को समझाना पड़ेगा जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। जब तक पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करोगे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन नहीं होगा। ये एक सिंपल सा रूल 10 साल के बाद समझ में आया लोगों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बेसिकली। तो अब लोगों को कैसे इन्वॉल्व करोगे, लोग इन्वॉल्व होंगे तब जब लोगों का कोई मतलब होगा उस बात से। कोई पौधे को इसलिए नहीं काटता कि चलो इसका कुछ दान दे देंगे, वो तो काटने में मेहनत लग रही है ना, तो मेहनत करके तो पैसे चाहते हैं कि लकड़ी काट दी तो लकड़ी बेच के पैसा मिल जाए। उन्हें पता है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो तो फ्री में आ रही है, प्लांट क्या देने से मना कर देंगे, वो तो ऑक्सीजन दे ही देंगे। बट अगर मैं काट दूंगा तो काट के मुझे लकड़ी बेच के पैसे मिलेंगे। और लकड़ी के काटने पे या पेड़ को काटने पे सजा कितनी है, जितनी है भी उतनी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत लंबा कोर्ट प्रोसीजर है, पैसे वैसे देके काम चल जाएगा। दीज ऑल थिंग्स आर देयर। तो ये समझाया गया कि हम पेड़ों को बचा रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं। उसमें भी पहले वो एंगल दिखाए गए, लोगों को समझाए गए जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हैं। वी ऑल आर नैरो माइंडेड, हमें पहले पैसा समझ में आता है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि लोगों को ये समझाया कि इस पौधे से इतने पैसे मिलेंगे, इसकी ये चीज की मार्केट वैल्यू ये है, अगर काट दोगे तो ये चीज नहीं आएगी, तो इसका मतलब इसका इतने रुपए का नुकसान आपका हो जाएगा। अगर ये लगा रहेगा,
या ऐसे और लगाओगे तो आपको और बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। दीज ऑल आर कॉल्ड नैरो यूटिलेरियन एस्पेक्ट्स, जो इकोनॉमिकल वैल्यूज के हैं, जिनसे इकोनॉमी आ रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रॉड यूटिलेरियन है बट इकोलॉजिकल है, नेचर के अकॉर्डिंग है, उनसे पैसा नहीं मिलेगा, वो हमारी नेचर के अकॉर्डिंग है कि अगर हम नेचर को सर्विस देना चाहें अपनी, तो पेड़ लगाएंगे तो हमें साफ हवा मिलेगी, लाइक दिस। तो वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट होंगे। और फिर तीसरे कुछ जोड़े गए एथिकल वैल्यूज, बिकॉज इंडिया जैसे कंट्री के लिए एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लोगों को अपने एथिक्स, अपने रिलीजन से बड़ा प्यार है, चाहे कुछ हो ना हो, बट रिलीजियस एंगल और एथिकल एंगल बहुत सारे जोड़ दिए गए। तो फिर एक मॉरल ड्यूटी वाली बात आ गई कि हम मॉरल ड्यूटी मान लेते हैं इस बात को कि पेड़ों या एनिमल्स को बचाएंगे, नहीं मारेंगे, लाइक दिस। तो ये चीजें पहले हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के बेसिकली रीजन क्या है। पहले ये तो बताओ कि हम कंजर्वेशन करें क्यों। ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि बायोडाइवर्सिटी संभालना, हमारा क्या इसमें रोल आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये टॉपिक दिया है, आपकी बुक में दिया हुआ है, टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पूरे क्लास में आपको ये खत्म करना है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे रीजन और फिर मेथड्स, कंजर्वेशन क्यों करें और फिर कैसे करेंगे, दो चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ये रीजन तीन हेडिंग में आएंगे। फर्स्ट आप जो पढ़ेंगे दैट इज नैरो यूटिलेरियन एस्पेक्ट्स। नैरो यूटिलेरियन का मतलब है जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं, जिनसे इकोनॉमी आ रही है, वो। थ्योरी ही है, सिर्फ आपको याद रखना है कि यस देयर आर फ्यू जो नैरो यूटिलेरियन है, जो हमें पैसे से रिलेटेड चीजें हैं। जैसे आप बुक में पढ़ोगे, मैं लिख नहीं रहा, हम एक जर्नल लेआउट की बात करें तो प्लांट से हमें बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। डायरेक्ट का मतलब है जिनको बेच के सीधे सीधे पैसा आ जाएगा, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट है, उनके रेजिन मिलता है। आपने कभी 11th में पढ़ा हो तो उसमें पाइनस का रेजिन होता है, तारपीन का तेल बोलते हैं, टर्पनटाइन ऑयल, है ना। इसी तरीके से और भी प्लांट है, अकेसिया बबूल होता है तो उससे गोंद मिलता है हमें, है ना, हम गोंद को भी यूज करते हैं। या कत्थे का ट्री होता है, जो पान में कत्था लगता है, वो ट्री है, तो हमें उसके बार्क से वो कत्था मिल जाता है। 11th की बुक में फैबेसी फैमिली में एक प्लांट का नाम है इंडिगो फेरा, उससे हमें ब्लू कलर की डाई मिलती है, जो हम कलरिंग के लिए यूज कर लेते हैं। सबको पता है कि जो लकड़ी है वो पेपर बनाने में सबसे ज्यादा यूज होती है। जो व्हाइट पेपर जिसपे मैं लिख रहा हूँ दैट इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्लांट वुड। प्लांट की लकड़ी से पेपर बनता है। बहुत सारी जगह लिखा होता है पेपर बचाएं, मतलब पेड़ बचाएं। आप चीजों को सॉफ्ट फॉर्म में यूज करोगे तो पेपर कम खर्च होगा, तो डायरेक्टली मेरा कंट्रीब्यूशन यही तो हो सकता है कि भाई मैं पेपर यूज नहीं करूंगा। पेपर यूज नहीं करूंगा तो मार्केट में पेपर की डिमांड कम हो जाएगी, तो इंडस्ट्री भी पेड़ों को कम काटेगी। अगर पेपर ज्यादा यूज होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा होगी, तो ट्रीज को ज्यादा भी कट किया जाएगा। ट्री को कट करेंगे तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो हो गई होगा। तो और लास्ट में आपकी बुक में मेडिसिन के भी दिए हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स में हमें क्या क्या मिलता है। लाइक वी ऑब्टेन पेपर। पेपर किस प्लांट से मिलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, हालांकि बुक में लिखा होगा, जो नोट्स आपको मिलेंगे। रेजिन यानी गोंद, जो खाने वाला गोंद होता है, वो आप गम मान सकते हैं। और ग्लू वाला गम अलग होता है, एडिबल गम, जो आप गोंद खाते हैं गोंद के लड्डू में या गोंद की बर्फी में, वो भी प्लांट से मिलता है हमें। तो रेजिन यानी गम। टैनिन, टैनिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो पान में कत्था लगता है, वो टैनिन कहलाते हैं। या हाथों में मेहंदी लगती है, मेहंदी वैसे तो सिंथेटिक आती है बट मेहंदी का प्लांट भी होता है ना, डाई, कलरिंग के लिए यूज करते हैं इन्हें। नेचुरल डाइज आती हैं, जैसे गुलाल नेचुरल भी आता है, होली के टाइम पे बोलते हैं कि नेचुरल गुलाल है, प्लांट बेस्ड है, बहुत महंगा होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है फ्री ऑफ एनी केमिकल्स है, तो लोग उसे पसंद करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पसंद करते हैं। तो कपड़े रंगने के लिए नेचुरल कलर्स भी आते हैं, तो वो कहाँ से मिल रहे हैं, सब प्लांट बेस्ड चीजें हैं हमें, है ना। तो ये सब डायरेक्ट बेनिफिट है। अगर लोगों को बताओगे कि भाई इस वाले प्लांट से ये चीज मिलती है, इसकी मार्केट वैल्यू ये है, बचाओगे तो यहाँ जाके बेच सकते हो,
और उससे आपको पैसा मिलेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है। गवर्नमेंट तो केवल ये चाहती है कि आपको पेड़ नहीं काटने हैं, उनसे जो मिल रहा है वो आप रख लीजिए, बस काटिए नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नैरो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट कहलाते हैं। और ऐसे ही लास्ट में लिखा है बोटेनो केमिकल्स, मतलब बॉटनी वाले केमिकल्स। ये एक नाम दिया है बोटेनो केमिकल्स। बोटेनो केमिकल्स का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में 25% जो मार्केट शेयर है मेडिसिन का, दोज मेडिसिन आर आयुर्वेदिक मेडिसिन, दे बिलोंग्स टू प्लांट। वो प्लांट बेस्ड ड्रग होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पैरासिटामोल आती है, आप सर दर्द के लिए ले लेते हैं, तो सबको पता है कि वो सिंथेटिक ड्रग है, एक दवाई है जिसको आप यूज करते हो। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए निकोटीन का इंजेक्शन लग रहा है, या कोकेन का इंजेक्शन लग रहा है ना, या स्ट्रोमिनियम एल्कोलाइड होता है उसका इंजेक्शन लग रहा है, पापावर का भी इंजेक्शन लगता है ना। एनाल्जेसिक होते हैं, ये सब पेन किलर होते हैं, नींद को इंड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, सिडेटिव होते हैं। तो ये प्लांट से ही तो मिलते हैं, मैंने जो नाम बोले ये सारे प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट से निकाल के बेचते हैं इनको, है ना। जैसे खसखस पोसक की खेती होती है ना, पोस्ता की, तो वो नार्कोटिक प्लांट है, पॉपी प्लांट होता है। अफीम, अफीम के इंजेक्शंस भी आते हैं, गवर्नमेंट उनको सेल करती है, पेन किलर की फॉर्म में यूज भी होते हैं, है ना। लेबर पेन के टाइम पे यूज कर लेते हैं, मतलब जब हार्ड पेन होगा तब उस टाइम पे उनको यूज किया जाता है। तो ऐसे 25% मार्केट का जो, मतलब मेडिसिन की मार्केट का जो शेयर है, दो 25% ड्रग्स जो करंटली वर्ल्ड में मार्केट में सोल हो रही हैं, वो सारी ड्रग्स आपको प्लांट बेस्ड है, मतलब वो हमें प्लांट से मिलती है कहीं ना कहीं। अब तो हल्दी के भी कैप्सूल आते हैं, है ना, नीम के कैप्सूल आते हैं, करेला के भी कैप्सूल्स आते हैं, अश्वगंधा के भी कैप्सूल्स आते हैं। ये सब प्लांट ही तो है, तो प्लांट से तो आपको सारी चीजें मिल सर सकती इसमें हैं। क्लियर रहता है हल्दी कैप्सूल का, नीम के कैप्सूल का? क्या चीज? ये हल्दी की कैप्सूल का क्या होगा? हल्दी एंटी कैंसरस होती है, पेटेंटेड ड्रग है। हल्दी से वो वो तो सब्सटेंस, लोग ऐसे भी करते हैं। नहीं, आयुर्वेद का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज के लेने का और उसकी कॉन्सेंट्रेशन का एक तरीका है। ये नहीं कि आप हल्दी खा लोगे कैंसर नहीं होगा, या कैंसर जिसको है वो हल्दी खा लेगा ठीक हो जाएगा। हल्दी में वो सब्सटेंस है कुरकुमेरिन, दैट केमिकल मटेरियल, जिसको आप निकालोगे और फिर उसका जब कैप्सूल बनाओगे, पर्टिकुलर डोज में पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ लोगे, तो वो सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है, जो कैंसरस सेल्स हैं, उसको वो इनिबिट करती है। तो कैंसर के ट्रीट करने में उसका इंजेक्शन यूज होगा, बट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट इन लाइक कि आपने हल्दी काटी और खा ली और कहा कि अब तो मुझे कैंसर हो गई नहीं। हाँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज देयर, बिकॉज आयुर्वेद में दूसरा प्रिंसिपल ये भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको तो एलोपैथी भी मानती है। तो अगर आप अपनी डाइट में हल्दी अदरक ये सब यूज कर रहे हो, तो आपको वैसे ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। नीम पेटेंटेड है, नीम का जो केमिकल सब्सटेंस है एजेडिरेक्टिन, उसको यूज किया जाता है ना। हर जगह ये जो सब्सटेंस है वो इंपॉर्टेंट है। लौंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लोव, क्योंकि लौंग के अंदर जो तेल, लौंग के तेल में जो कंपोनेंट है यूजिनॉल, वो पेन किलर है। आप कहते हैं कि दांत में दर्द हो तो लौंग रख लीजिए सही हो जाएगा, तो लौंग को जब चबाएंगे तो उसमें से वो सब्सटेंस निकलेगा यूजिनॉल, जो नर्व रिलैक्सेंट का काम करता है। वो जो दांतों में नर्व है उनको रिलैक्स कर देगा, वो रिलैक्स कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पेन नहीं होगा। तो ये सब प्रॉपर केमिस्ट्री है, प्रॉपर इसके लिए लॉजिक्स है, प्रॉपर मेडिकल साइंस है। लोग एमबीबीएस बीएमएस इन सब चीजों में करते ही है। लोग बी फार्मा करते हैं और उसमें इन सारे दवाइयों को बनाने के तरीके डिस्कस करते हैं, कैसे यूज करना है, वो सब चीजें हैं। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दीज ऑल आर प्लांट बेस्ड ड्रग। सिंथेटिक ड्रग भी है, ये कैसी है? प्लांट बेस्ड ड्रग है। तो इसलिए ये आएगा, है ना। और आपकी बुक में लिखा है कि 25,000 स्पीशीज है लगभग जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती हैं, है ना। 25,000 प्लांट स्पीशीज है यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे मैंने कुछ के नाम लिए। ये ठीक है। आपने मलेरिया के लिए पढ़ा होगा ना, ड्रग, मलेरिया के अगेंस्ट में ड्रग कौन सी यूज करते हैं? क्यूनीन करके है कुछ। क्यूनीन, क्यूनीन है ना। क्यूनीन कहाँ से मिलती है, ये नहीं पढ़ाया? सर पढ़ाया था, भूल गए। चिंचोना ऑफिसिनेलिस। कॉलचिसिन। नहीं नहीं, कॉलचिसिन तो भी, वो भी ड्रग है, लेकिन वो मलेरिया वाली नहीं है, वो तो अलग है, वो तो जेनेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाई थी। तो सर आपने जेनेटिक्स कॉलचिकमाटा। पॉलीप्लॉइडी बट करने की। क्यूनीन, हाँ, क्यूनीन कहाँ से मिलती है? क्यूनीन ऑब्टेन फ्रॉम चिंचोना ऑफिसिनेलिस, मेडिसिनल प्लांट है, प्लांट से मिलती है।
सारे मलेरिया में वही यूज की जाती है। सर टाइफाइड के लिए भी होती है ऐसे? तो अब यही तो है। ऐसे आपने एंटी हेलमिंथ्स में अगर पढ़ा हो तो चीनोपोडियम ऑयल को यूज किया जाता है एस्कैरियासिस के ट्रीटमेंट में। एस्कैरिस का ट्रीटमेंट अगर एस्कैरियासिस डिजीज कहलाएगी, वर्मी फ्यूज होता है कीड़े मारने के लिए, चीनोपोडियम ऑयल का यूज करते हैं। चीनोपोडियम क्या होता है? बथुआ होता है, बथुए के तेल को यूज करते हैं। पहले यही होता था कि बथुए को पीस के पानी में घोल के पिला दिया जाता था एक गिलास, सुबह उठ के सारे कीड़े जो है वो बाहर निकल जाते थे। वर्मी फ्यूज होता है, पेट में जो कीड़े होते हैं, लाइक हेलमिंथ, कीड़े का मतलब यहाँ पे क्या है, हेलमिंथ से क्रमी, जैसे आप बोलते हैं वॉर्म्स। तो जो वॉर्म्स आपके पेट में है, इंटेस्टाइन में जो है वो सब एक्सपेल होके बाहर हो जाएंगे। तो है तो मेडिसिनल वैल्यूज का ही है ना। अब उसका दवाई बना के आ गया। पहले हमारे घर में जैसे मतलब वैद्य होते थे उस टाइम पे, कभी इंडिया में या मतलब पुराने टाइम पे, आज से 200 300 400 सालों पहले की बात की जाएगी, तो वो लोग इस चीज को ट्रीट करते थे। आजकल प्रॉपर मार्केट में आ गया, तो इसीलिए तो लिखा है कि बोटेनो केमिकल्स में हम इन सारी ड्रग्स को यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे यूज करेंगे? जैसे हमने अभी एक प्लांट का नाम लिखा था ना स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, रॉवल्फिया वोमिटोरिया, जिससे हमें एक मेडिसिनल रेजरपाइन मिलता है। तो रेजरपाइन भी आप बीपी के अगेंस्ट में यूज करते हो। रेजरपाइन को मेडिसिन ऑफ मैड कहा जाता है। शिजोफ्रीनिया सुना है ना आपने? डिजीज, डिसऑर्डर है बेसिकली, डिजीज तो नहीं है। शिजोफ्रेनिक होते हैं, भूलने की बीमारी होती है। तो शिजोफीनिया को ट्रीट करने के लिए भी रेजरपाइन का यूज किया जाता है, और हाई बीपी के पेशेंट को भी बीपी लो करने के लिए, उनका बीपी डाउन करने के लिए हम रेजरपाइन को यूज करते हैं। तो रेजरपाइन मेडिसिनल प्लांट से ही तो मिल रही है आपको, वो कोई सिंथेटिक ड्रग थोड़ा है, प्लांट बेस्ड ड्रग है। तो ऐसे ही 25,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको प्लांट कहाँ मिलेंगे? प्लांट आपको कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ या आपको कहीं ना कहीं नेचर से ही तो मिलेंगे। इसलिए ये लाइन लिखी है। अब इन्हीं चीजों को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जब यूज करेंगे, तो ये टर्म काफी पूछा गया है, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि आप इन्हीं प्लांट को एक्सप्लोर करोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेवल पे, है ना, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की सिंथेसिस हो सके। कि क्या हम रेजरपाइन के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर, कुछ ऐसा चेंज कर दें जेनेटिक लेवल पे जिससे रेजरपाइन उसमें ज्यादा बनने लगे। बिकॉज हमारी डे बाय डे रेजरपाइन के लिए जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। तो लुक्स लाइक दिस, तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाएगा। या हमें मान लीजिए क्यूनिन ड्रग चाहिए, एंटी मलेरियल है। आपने जिम्नोस्पर्म में अगर पढ़ा हो तो टैक्सॉल पढ़ा था कभी? टैक्सॉल एक एंटी कैंसरस ड्रग है, ऑब्टेन फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म टैक्सस बकाटा। ये इंडिया की पेटेंटेड ड्रग है। या ऐसे ही इफिड्रा से ड्रग मिलती है इफिड्रिन, वो भी जिम्नोस्पर्म है, वो भी इंडिया की पेटेंटेड है। वो अस्थमा के अगेंस्ट में यूज की जाती है, एंटी एस्थमेटिक है। सब ये प्लांट बेस्ड है। तो हमारी साइंस कर क्या रही है इंडिया में? जो CSIR जो गवर्निंग अथॉरिटी है, वो करता क्या है? वो इन प्लांट्स को देखता है कि क्या इनके मॉलिक्यूलर और जेनेटिक चीजों को एक्सप्लोर करके इनका कंटेंट बढ़ाया जा सकता है, क्या इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिमांड डे बाय डे इनकी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हम उसी मेडिसिन पे लौट के आ रहे हैं जो 500 1000 साल पहले इंडिया में कॉमन हुआ करती थी, दैट इज आयुर्वेदा, या जिनको हम आयुष बोलते हैं ना। इसी गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग कर दिया। 2016 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष था ही नहीं। आयुष मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन की ब्रांचेस, जिसमें BAMS, BUMS, BHMS, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, सिद्धा, है ना, और नेचुरोपैथी, और ये सब आती है। अदर देन प्रॉपर कीमोथेरेपी लाइक MBBS के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होने लगे, है ना। धीरे धीरे नीट भी अलग हो जाएगा आयुष का। अभी तो BMS में केवल इसी नीट से एडमिशन हो जाता है। अब आने वाले टाइम पे कोशिश ये रहेगी कि इनका अलग से एग्जाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि BMS करना है आपको, अभी तो नीट से एडमिशन हो जाता है। आने वाले केसेस में गवर्नमेंट इस पॉलिसी को भी बना रही है। तो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट हुए? बिकॉज इंडिया में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी तक हमने लोगों को बताया नहीं। यही कमी है इंडिया की, कि हमने बताया नहीं। हमें लगता है हमारा है, कौन ले जाएगा। जबकि वर्ल्ड में क्या होता है, आपने पेटेंटिंग के लॉस के लिए पढ़ा होगा जू में, है ना, ये पेटेंट के लेके तमाशे चल ही रहे हैं। अमेरिका ने नीम को पेटेंट करा लिया था, बड़ी मुश्किल से वापस लेके आए। बासमती को पेटेंट करा लिया, बड़ी मुश्किल से वापस लाए। क्योंकि वर्ड में क्या चलता है, वो जो लिखा हुआ है, छपा हुआ है। अगर किसी कंट्री ने ये छाप दिया कि इंडियन ओरिजिन का प्लांट नहीं है, अमेरिकन ओरिजिन का नीम है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया मान लेगी कि वो अमेरिका में हुआ। अब बिना अमेरिका के आप नीम को यूज नहीं कर पाओगे, जबकि हमारे यहाँ तो हर घर में नीम यूज होता है किसी ना किसी तरीके से।
तो हमने क्या किया, लड़ाई लड़के वापस लाए, फिर हम अवेयर हुए, हमें पता चला कि अच्छा पेटेंट कराना भी जरूरी है, सिर्फ इंडिया में होना जरूरी नहीं है, लोगों को बताना भी जरूरी है कि ये हमारे पास है। तो फिर हमने सारे लिटरेचर जितने भी हमारे वेद वाले थे जिनमें इन प्लांट्स के बारे में लिखा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो प्लांट्स हैं, सबको धीरे धीरे करके पेटेंट कराया। तो बायो पेटेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि आप प्लांट के प्रोडक्ट को, उनकी थेरेपीज को, उनके मेडिसिन को, उनके यूज को पेटेंट कराओगे ना, लोग इस चीज को एक्सप्लॉइट कर लेंगे, अपनी ही चीज को आपको दूसरे की परमिशन से खरीदना पड़ेगा। यही मतलब तो हुआ पेटेंट, मतलब जिसका कॉपीराइट बन जाएगा। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या कहलाता है कि आप इसको एक्सप्लोरिंग दीज प्लांट, इनको एक्सप्लोर करोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी। किस चीज के लिए? फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन ऑलरेडी कई बार आ चुकी है एग्जाम में, आपको मिलेगा ये। तो डेफिनेशन याद रखनी है आपको। तो दीज आर आर नैरो यूटिलेरियन, जहाँ पे पैसे से रिलेटेड बात हो रही थी। कुछ हमारे ब्रॉड यूटिलेरियन एस्पेक्ट हैं, जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं। इनको आप पढ़ोगे तो जैसे अभी हमने कल एक लाइन पढ़ी थी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट हमें 20% ऑक्सीजन देते हैं, लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। अब हमें पता तो है कि सब लोग ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, सबको फ्रेश एयर चाहिए। बोलते तो सब लोग ऐसे हैं कि बस सुबह उठ के फ्रेश एयर, ताजी हवा होती है। उठता कोई नहीं है, मैं भी नहीं उठता। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मुझे भी सुबह उठ के टहलने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि फ्रेश एयर तो सुबह ही मिलेगी, है ना। दिन भर में तो पॉल्यूशन की एयर हो जाएगी जो मैं इनहेल करूंगा। हाँ, बट मुझे ये भी पता है कि इसके बैड इम्पैक्ट भी हैं। आज नहीं तो कल मुझे ये करना ही पड़ेगा, या मेरे आने वाली जनरेशन को तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो फिर मास्क लगा के दिन भर घूमना पड़ेगा। क्योंकि जो हालत दिल्ली या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, वो ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली कि ऑड इवन कर दिया या कुछ और कर दिया। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। कब होगा? जब कोविड जैसी सिचुएशंस आ जाएंगी। आप इतना पूरे कंट्री को लॉक कर दीजिए कि गाड़ियां सड़क पे जीरो हो गई। इस कोविड में लोगों को यह समझ में आया कि हवा साफ कैसे होगी। लेकिन वो चीज कर पाएंगे क्या? गवर्नमेंट कभी नहीं कर पाएगी। अभी तो मेडिकल ग्राउंड था तो कर दिया, कोविड की वजह से कर दिया, वरना अदरवाइज गवर्नमेंट कभी कर पाएगी? आप जब गाड़ियां बेचते हो तो क्या ये कहते हो कि नहीं, हम जब चाहे तब कह देंगे कि गाड़ियां नहीं चलाओगे? नहीं, वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन आके बीच में खड़ा हो जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें ये राइट देता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू से कि गाड़ी मत चलाओ, या ऑड वाली चलाओ जी, इवन वाली मत चलाओ। चालान ही काटना है, ये लो पैसे 5,000 रुपए, अब बताओ किसको रोकोगे? बहुत बड़े मतलब बहुत अच्छी इंडिया की पब्लिक है इस मामले में, कि आप उनसे लीगल ऑप्शंस के थ्रू लड़ना चाहोगे ना तो लड़ ही नहीं सकते, बिकॉज उन्हें भी पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम में इतने लूप होल हैं कि वो आराम से कहीं ना कहीं सेफ साइड में बच लेंगे। जो लोअर पीपल है, लोअर लोअर पीपल है, लोअर मिडिल क्लास का है, केवल वही सफर करता है और कोई सफर नहीं करता। तो ब्रॉड यूटिलियरियन में क्या है कि हमें पता तो बहुत कुछ है कि पेड़, बारिश होती है, लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है कि फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। फॉरेस्ट की वजह से इरोजन नहीं होता, मिट्टी को बांध के रखते हैं ट्रीज, तो सॉइल इरोजन नहीं होता। फॉरेस्ट में की वजह से जो है वो बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको रहने की जगह मिल गई, दे प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, है ना। लोग कई बार फॉरेस्ट को घूमने भी जाते हैं, एस्थेटिक प्लेजर भी होता है कि सिर्फ फॉरेस्ट में सुकून के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं करना, है ना। तो जापान में ये थेरेपी बहुत पॉपुलर है कि वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि आधे घंटे आप इस फॉरेस्ट में सिर्फ टहलिए सुबह सुबह। उस फॉरेस्ट में जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, नेचुरल केमिकल्स, प्लांट बेस्ड, वो आपके माइंड को कूल करते हैं, कूल एंड काम करते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट थेरेपी। वहाँ पे तो वो इस नेचुरल साइंस को भी यूज कर लेते हैं। तो जापान इज द ओनली कंट्री जो हमें नेचर के साथ रहना सिखाता है। ये नहीं कि हमारे साथ नेचर रहे। पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री ऐसा है जहाँ पे मॉरल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज में आती हैं।
हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ है ही नहीं। बहुत सारे कंट्री में तो कोई फंडामेंटल राइट्स तो सबको चाहिए, जिन्होंने सोशल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्हें ये बात समझ में आएगी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अगर हैं भी तो कॉन्स्टिट्यूशनली और वैलिड नहीं है, उनमें कुछ कुछ जगह पे उनके लूप होल्स दिए हुए हैं, और मॉरल ड्यूटी तो है ही नहीं जी। और जापान इज द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। अगर गवर्नमेंट आपको कुछ देती है तो गवर्नमेंट आपसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली ले भी लेगी, और लेती क्या है, यही सब चीजें जिसकी वजह से जापान पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अगर आप ढूंढोगे तो यही मिल जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा, बाकी आप इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, लाइक हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से, तो ये हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई। लंग्स ऑफ द प्लेनेट एग्जांपल अमेजन रेन फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ को हैबिट प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, और फ्रूट्स से फिर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर मतलब सुकून के हिसाब से अगर हम जाना चाहते हैं तो वो भी, तो ये सब आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, एथिकल एस्पेक्ट्स। एथिक्स की बात आ रही है, मॉरल ऑब्लिगेशन, है ना, कि हमने ये माना कि हर एक स्पीशीज की इंट्रिंसिक वैल्यूज होती है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल वैल्यू, जैसे आपने इकोलॉजिकल निच पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पोजिशनल और फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम में। तो हर एक प्लांट और हर एक एनिमल की एक वैल्यू है इस इकोसिस्टम में। तो है क्या, हो सकता है कि वो इकोनॉमिक वैल्यूज ना हो, केवल इकोलॉजिकल वैल्यू हो, लेकिन वैल्यू तो है ना। कोई भी प्लांट जो हमारे हिसाब से बेकार है, गमले में घास उगाई, आप निकाल के फेंक देते हो ना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गमले में रोज लगा हुआ है तो रोज अच्छे से होना चाहिए, घास हटा दो। लेकिन ऑक्सीजन तो दोनों ही दे रहे हैं ना, ग्रास भी ऑक्सीजन दे रही है और रोज भी ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम रोज को रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। तो यहाँ ये समझाया गया कि हर एक प्लांट की अपनी एक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू हर एक स्पीशीज की है। तो उसकी टेक केयर करना, उसको संभाल के रखना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम भी ये करें और इस लेगेसी को, इस कल्चर को हम आने वाली जनरेशन को दें। बिकॉज अगर हम ही नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन कैसे करेगी, वो तो बिल्कुल नहीं करेगी। अगर मैं ही मान लीजिए एनिमल को इधर उधर मारता रहूं तो फिर मेरे आने वाली जनरेशन तो मुझे फॉलो करेगी ना, कि मेरे फादर करते हैं, मेरे ब्रदर करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं, वो भी करना शुरू कर देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें इस बायोलॉजिकल लेगेसी को पास भी करना है फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को, सो दैट ये एथिकल चीजें जो है वो फुलफिल हो पाए। हालांकि हम क्या करते हैं, हम अपने एथिक्स को अपने हिसाब से रखते हैं, दूसरे के लिए वो चीज गलत, हम कर रहे हैं तो वो चीज सही, है ना। मैं अगर साउंड अपने घर में बजा रहा हूँ तो मेरा राइट है, म्यूजिक सिस्टम मेरा, घर मेरा, जितनी तेज बजाऊं। और बगल में अगर डीजे बज रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही उस वजह से, तो मैं 10 गालियां सुनाने को तैयार हो जाता हूँ कि साउंड पोल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, पुलिस आके क्यों नहीं एक्शन ले रही, ये तो रूल है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा, हर मैरिज लॉन के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा होता है, बाई ऑर्डर टू दिस। कोई फॉलो होता है, कुछ फॉलो नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड कि हम यहाँ पे एथिकल वैल्यूज क्यों लेके आए, या ये सब गवर्नमेंट ने ही प्लान किया है कि इंडिया जैसे कंट्री में या वर्ल्ड वाइड भी इन चीजों को क्यों इंक्लूड करना है। इनको इसलिए इंक्लूड करना है बिकॉज इन चीजों की वजह से लोग समझेंगे कि अच्छा बायोडाइवर्सिटी को पहले बचा लेते हैं, या हम एटलीस्ट ऐसा नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, लेकिन कल लोग कर देते हैं। अगर हम ये मान लें कि कूड़ा कचरा साफ करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप हर जगह कूड़ा कचरा फैलाओगे। आपकी भी तो एक मॉरल ड्यूटी है कि ब्लू कलर में क्या जाएगा, ग्रीन कलर में क्या जाएगा, रेड कलर में क्या जाएगा। अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं, बट आइडियली आप सोचो तो क्या आप डस्टबिन के हिसाब से, कलर कोडिंग के हिसाब से अपने घर के वेस्ट को अलग अलग करते हो। अगले चैप्टर में दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो पब्लिक की ड्यूटी है वो पूरी करती है? बिल्कुल नहीं करती, मैं तो नहीं मानता करती है। मुझे तो रोज सड़क पे ऐसे दिख जाते हैं जहाँ पे कुछ भी फेंकते हुए नजर आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि गीले में क्या डालना है और उसमें क्या। उनके बच्चों के स्कूल में ईवीएस में यही पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है वो अलग बात है, वो तो क्यूरिकुलम हो गया, क्वेश्चन लिखा, आंसर हुआ, क्लास पास हो गए, अगले साल प्रमोट हो गए। बट क्या वो अपनी मॉरल ड्यूटी उसको मान पाए? बिल्कुल भी नहीं माने, क्योंकि जो लीगल है वही इंडिया में फॉलो नहीं होता, तो मॉरल का तो कोई वैलिडिटी है ही नहीं ना। मॉरल तो वो होती है जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो हमारी लीगेसी है, जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे ये लाइन भी दी गई कि हम भी ये काम करें और आने वाली जनरेशन को भी ये करवाएं। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी प्रोबेबली कंजर्व हो पाएगी, है ना। अब कंजर्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है, दैट इज मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन।
methods of biodiversity conservation. अब इसमें क्या किया, IUCN इज द सोल अथॉरिटी वर्ल्ड में, और इंडिया में मैंने लिखा था WII, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा था। तो वर्ल्ड में IUCN के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैनेज होती हैं, और इंडिया में WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस सारे रिकॉर्ड को और इस सारी चीजों को प्लान करती है। तो बायोडाइवर्सिटी में जो कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहले तो लोगों को ये बताना पड़ा कि ऐसे कौन से प्लांट और एनिमल है जिनको बचाना ज्यादा जरूरी है। थ्रेटेंड स्पीशीज का एक कॉन्सेप्ट लाए। थ्रेटेंड का मतलब है जो थ्रेट के वर्ज पे है, जो जिन्हें खतरा है कि आने वाले कुछ सालों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया, इसको नाम दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेट जिनको है, ये कॉन्सेप्ट आया है ना। इसको लॉन्च किसने किया, IUCN ने, है ना। कल हमने लिखा था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN ने एक्चुअली क्या किया हुआ है ना। IUCN ने जो रेयर है प्लांट एनिमल की स्पीशीज, क्लासिफाइड रेयर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इनटू, अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंट कैटेगरी, बिकॉज ये सारी कैटेगरी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। कुछ कैटेगरी बनाई है लाइक एक्सटिंक्ट, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वर्नलेबल, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनी है, इन सबके मीनिंग भी हैं, बट हमारे सिलेबस में ये सारी नहीं है। हमें केवल क्या पढ़नी है, थ्रेटेंड स्पीशीज का कंसेप्ट पढ़ना है। तो IUCN ने जो रेयर प्लांट एनिमल है जिन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाना है हमें, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। किस चीज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्वेशन, है ना, फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस, कि इनको कंजर्व करना है, यही हमारा पर्पज है। ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिन्हें हम थ्रेटेंड स्पीशीज मानते हैं, हाँ ऊपर। एक मिनट बेटे, जो थ्रेटेंड की कैटेगरी में आती हैं वो कौन सी हैं। थ्रेटेंड की कैटेगरी में जो आती हैं वो तीन है। वन इज कॉल्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अदर वन इज endangered, एंड थर्ड इज vulnerable। ये तीन है। इसके ऊपर भी कुछ है, इसके नीचे भी कुछ है, बट थ्रेटेंड किसको बोलते हैं, क्या बेटा। ये रेयर प्लांट के बाद क्या लिखा है आपने? रेयर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, रेयर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है। अब इनके डेफिनेशंस भी है, इनके बारे में डिटेल भी है कि हम कब किसी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। मैं समझा देता हूं, हालांकि ये कैटेगरी के बारे में सिलेबस में नहीं है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि वो प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो इमीडिएट फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर का क्राइटेरिया लिया गया कि अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स, आने वाले 15 से 20 सालों में खत्म हो जाएगी। जो इसके एक्सटेंट होने का रेट चल रहा है, जिस तेजी से ये एक्सटेंट होने की कगार पे जा रही है, वो 10 से 15 20 सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहलाती है। वर्ड लिखा होता है इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब है आने वाले कुछ सालों में ये प्लांट एनिमल खत्म हो जाएगा, तो उसका स्टेटस क्या रख दिया जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर इमीडिएट फ्यूचर ना हो, केवल फ्यूचर हो, तुरंत नहीं, आने वाले कुछ सालों में नहीं, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में जरूर खत्म हो जाएगा। तो क्रिटिकली वर्ड हटा दिया गया, तो नेक्स्ट कैटेगरी इंडेंजर्ड आ गई। और कुछ ऐसे भी प्लांट एनिमल स्पीशीज हैं जो कब खत्म होंगे हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि कभी ना कभी तो ये खत्म हो ही जाएंगी। तो उनको वर्नलेबल की कैटेगरी में डाल दिया गया कि जब ये दोनों कैटेगरी फुलफिल नहीं हो रही तो तीसरी कैटेगरी में रख के छोड़ दिया गया। ये वो प्लांट एनिमल हो जाएंगे जिनको थ्रेट होने के चांसेस या तो तुरंत आने वाले टाइम में है, या आने वाले टाइम में है, या हमें पता तो नहीं है कब खत्म होगा लेकिन हो जरूर जाएगा, वी आर श्योर। तो ये तीनों कैटेगरी को मिला के एक टर्म दे दिया गया, थ्रेटेंड। तो ये बन गया कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। सर इसमें मोस्ट डेंजर, क्रिटिकल, एंडेंजर्ड होगा ना? मोस्ट डेंजर्ड कुछ नहीं है IUCN में।
मोस्ट वर्ड कहीं नहीं है नहीं, अगर आईयूसीएन की इन कैटेगरी। तीनों को कंपेयर करें तो। हाँ, इन तीनों में सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये सीरीज में ये। क्रिटिकल का मतलब आप खुद ही समझ सकते हो ना, जिसको खतरा सबसे ज्यादा है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जिसको थोड़ा कम खतरा है वो ये। उसको खतरा है लेकिन कितना है हम कह नहीं सकते, ना ज्यादा ना कम, हमें पता नहीं है, तो ये ऐसे समझ लीजिए हिंदी में। जैसे आप पिचर प्लांट पढ़ते हैं ना, पिचर प्लांट क्या है, पिचर प्लांट इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे क्या है कि यही थोड़ा सा बाहर का हो जाता है, अभी तो खैर चलो एम्स खत्म हो गया, बट पीछे के आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे ही अचानक से पूछ लेते हैं कि ये वाला प्लांट या ये वाला एनिमल का स्टेटस क्या है। जैसे रेड पांडा है ना, रेड पांडा आप जानते हैं, जाइंट पांडा भी आप समझते हैं एनिमल में। या ब्लैक बग है, काला हिरन, है ना, काला हिरन का शिकार किसने किया था, सलमान खान ने। अभी तक अभी अभी तक केस चल रहा है ना। तो लीगल सिस्टम तो स्ट्रांग है, बट अगले बंदे के पास पैसा भी बहुत है। जब कोई मूवी आने वाली होती है, बस जज बुला लेता है जोधपुर कोर्ट में, आओ 20-25 करोड़ दे जाओ, अगली डेट डाल दूंगा। पता है कि उसको कभी सजा नहीं होने वाली, सीधी सी बात है ना। और वो भी तब जब अपोजिशन में जो लोग हैं, है ना, जोधपुर जिन लोगों ने केस किया सलमान खान और वो नीलम और जो भी सोनाली बेंद्रे एंड ऑल, उसमें सलमान खान सबसे, क्योंकि एक्चुअली जो था, जिन लोगों ने गवाही दी कि भाई उसने मारा है स्पेशली, बाकी लोग तो केवल साथ में थे, चिंकारा का शिकार करने निकले थे। चिंकारा इज कॉल्ड ब्लैक बग, या उसको काला हिरन भी बोला जाता है। वहां पे जो जोधपुर की जो कम्युनिटी है ना, बिश्नोई कम्युनिटी, वो वहां पे काले हिरन के बच्चों को खुद कहते हैं कि वो खुद मदर फीड कराती हैं, मतलब दे आर लाइक देयर किड्स। तो आप किसी के बच्चे की जान ले लोगे तो इतनी जल्दी तो छोड़ेंगे नहीं। और बिश्नोई कम्युनिटी वहां पे बहुत स्ट्रांग है, ताकत में भी और पैसे में भी है, छोटी मोटी नहीं है कि गांव के लोग हैं कि आप कुछ भी करके चले जाओगे। तो वहां तो इतना भी बोल रखा है कि आप आ मत जाना जोधपुर, वरना यही मार देंगे, केस वेस चलता रहेगा, बात की बात है। तो वो कभी भी जो है वो गाँव नहीं जाता, अब नहीं जाता वहां पे। अब तो केवल ये है कि कोर्ट तक जाएगा सिक्योरिटी में और वापस आ जाएगा। वो भी कोर्ट बुला लेगी तो, नहीं बुला रही तो वो भी चल रहा है ना। तो रूल इनके अगेंस्ट में बहुत हार्ड बनाए गए हैं। मतलब ऐसे किसी प्लांट एनिमल का अगर आपने गलती से मार दिया तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इंडिया में। लेकिन ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन किसका कितना होता है, दैट डिपेंड ऑन द पर्सन। पर्सन भी अगर स्ट्रांग है तो केस थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, अगर सर, वीक होगा तो उसने सजा हो अपनी जाएगी। जान बचाने की मारा था या शौक शौक में मार दिया था? शौक में मारा था, शिकार करने के लिए, कोई जान बचाना था ना। अब आप अगर ये मैं कह दूं पब्लिकली, आपको तो मान लो बोल ही रहा हूं मैं, तो क्या होगा कि सबूत दिखाओ, तुमको कैसे पता कि क्या किया था क्या नहीं किया था, है ना। बहुत सारी चीजों के लिए हम कहते हैं ना कि प्रूफ लेके आओ, क्योंकि कोर्ट तो प्रूफ मांगती है। अब प्रूफ और लीगल सिस्टम का क्या हाल है वो तो सबको पता ही है। सो ये इंडेंजर्ड का कैटेगरी का केस है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस तो सामने ही नहीं आए, कुछ केस आ भी गए तो उनके लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट लीगल पैनल वाला सिस्टम है। ये बात हो गई कि थ्रेट एंड, मतलब हमने पहले पढ़ा कि हम क्यों बचाएंगे वो बताओ। फिर हमने पढ़ा कि ठीक है बचाना है तो बचाने में क्या कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड में दिया गया, वो थ्रेटन्ड स्पीशीज का कंसेप्ट है। अब बात आती है कि बचाओगे कैसे, स्ट्रेटेजी क्या अपनाओगे आप कंजर्वेशन के लिए। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा आएगा, दैट इज कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया हाउ जाएगा। टू कंजर्व, हाँ, हाउ टू कंजर्व डाइवर्सिटी में आ जाएगा। हाँ, हाउ टू कंजर्व डाइवर्सिटी है ना, तो हम कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये भी देखी गई है कि जब आप कोई कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो बनाना तो आईयूसीएन को है। अब मान लो वर्ल्ड में आईयूसीएन कह रही है कि ये करो, बीइंग ए कंट्री ओनर मैं मना कर दूं, मैं तो नहीं कर रहा, आप क्या करोगे। कंट्री को भी तो देखना है ना, हर कंट्री की पॉलिसीज अलग होती हैं, हर कंट्री का स्टेटस अलग है, कुछ डेवलप कंट्री है, कुछ डेवलपिंग कंट्री है, कुछ पुअर कंट्री है, पैसा ही नहीं है, खर्च कैसे करोगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर कंट्री के अंदर कुछ नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम वाली पॉलिसीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी है कि वी हैव नेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन इंडिया। हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक अलग हमारे पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। उसके एक डिवीजन बना हुआ है जिसमें हम नेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी प्लांट या किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी फंडिंग इस साल को दी जाएगी। तो जब आईयूसीएन कोई पॉलिसी बनाती है तो हर कंट्री के नेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो डिफरेंट मिनिस्ट्री के नाम हो सकते हैं, इंडिया में वो नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट।
तो MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ डील कर लेती है, मतलब तय कर लेती है कि अच्छा ये वाला प्रोग्राम है, इस पे इतना फंडिंग लगेगा, आपको इतनी फंडिंग खर्च करनी है और इस तरीके से कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को अपनाना है। और यहाँ पे पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बोलो कि ये करना है तो काम नहीं चलेगा, लोगों को भी आपको अपने साथ मिलाना होगा, जो फॉरेस्ट के नियर बाई रह रहे हैं, जो किसी रिवर के नियर बाई रह रहे हैं, जो किसी एस्चुरी या पॉन्ड के नियर बाई रह रहे हैं, तो अगर उन एरिया को कंजर्व करना है तो उनके नियर बाई लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, उन्हें अपने साथ लेना पड़ेगा। अब लोगों को समझाओगे तो फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, बताओ। वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, नहीं पता? किसी को नहीं पता? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूनेस्को, नहीं सुना? यूनेस्को सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। सोशियोलॉजी के लोग तो जानते ही होंगे, यूनेस्को तो बड़ा पॉपुलर है। सर हम यूनेस्को लोग का नहीं पढ़ा? नो सर। कोई बात नहीं। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर, एंड पूरा लिखिएगा तो ये बन जाएगा MAB। ये ऑलरेडी नीट का क्वेश्चन है कि MAB किसने लॉन्च किया। गलती ये हो जाती है कि हम क्योंकि MAB को मैन एंड बायोस्फीयर को पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में, इसलिए उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया 2015 का है शायद, तो उस टाइम पे सारे बच्चे IUCN टिक करके चले आए, सबका गलत हो गया। जरूरी नहीं है कि आप बायोडाइवर्सिटी में हर चीज पढ़ रहे हैं तो हर जगह आंख बंद करके IUCN लगा के चले आएंगे। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज व्हाट? बायोडाइवर्सिटी। मैन, लोग। तो जब तक आप बायोस्फीयर यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लोगों को नहीं इन्वॉल्व करोगे, तब तक बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा ही नहीं। तो IUCN तो पूरे वर्ल्ड में है ही, उसके बाद जिस कंट्री में पॉलिसी अप्लाई करनी है उसका नेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी होगा, और इसमें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल आ जाएगा, यूनेस्को, और उसका एक प्रोग्राम है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इन सबका ज्वाइंट ऑपरेशन है कि कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजीज डेवलप किए जाएं कि किसी भी कंट्री के अंदर हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सके। अब जब आप इन स्ट्रेटेजी को पढ़ोगे तो ये ब्रॉडली दो टाइप की स्ट्रेटेजीज हैं, है ना, 2 स्ट्रेटेजीज हैं। बनाने वाले कौन है? IUCN। सपोर्ट किसका चाहिए? कंट्री के नेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का, और वर्ल्ड में यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर। इन सबका एक कोलैबोरेशन हो गया कि दो तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। एक तो ये कि जिस प्लांट या एनिमल को कंजर्व करना है उसको उसकी लोकेशन में जाके कंजर्व करो, ये कहलाता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, लैटिन में इटैलिक में लिखा होगा, अभी मैंने अंडरलाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड ऑन साइट कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। और एक तरीका क्या है कि हम वहां नहीं जा सकते तो एनिमल या प्लांट को ले आओ, दैट इज कॉल्ड XC2, ऑफ साइट कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। तो दो टाइप की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी और XC2 कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये दो स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अब इन सीटू में क्या क्या आता है और XC2 में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। इन सीटू में क्या क्या आएगा? हॉट स्पॉट्स आएंगे, है ना, प्रोटेक्टेड सेंचुरी, एरियाज। बोलो। सेंचुरी तो आ जाएंगे सर। हाँ, वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर एक्चुअली आते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर इसके बाद तीसरा आता है बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट, और चौथा कॉन्सेप्ट आता है सैक्रेड ग्रुव का। इन सब के बारे में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे। और जहां तक XC2 कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की बात है, ऑफ साइट, इसमें आप
जूलॉजिकल पार्क यानी जू बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारी होती है, बड़े बड़े जू जहाँ पे आप आराम से गाड़ियां लेके घूम सकते हो, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गई। प्लांट के लिए है तो बोटेनिकल गार्डन, आपने 11th में पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड में। बोटेनिकल गार्डन ex situ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में आता है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। और इसके अलावा जीन, या जीन नहीं है तो आप पॉलन को स्टोर कर लीजिए, या सीड को स्टोर कर लीजिए, है ना, या टिश्यू कल्चर कर लीजिए, या डीएनए को स्टोर कर लीजिए। इन सबको स्टोर करने की जगह बैंक कहलाती हैं, जीन बैंक, पॉलन बैंक, सीड बैंक, डीएनए बैंक, लाइक दिस, है ना। और इसमें जो मेथड यूज किया जाता है वो क्रायो प्रिजर्वेशन है। पहले मैं यही खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये तो आप, जू आप जानते ही हैं, जूलॉजिकल गार्डन आपने 11th लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा, जहाँ पे एनिमल को आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, सबको जू का मतलब पता है। बोटेनिकल गार्डन अगर आप प्लांट को रख रहे हैं कंट्रोल कंडीशंस के अंदर तो बोटेनिकल गार्डन हो गया। जीन आप जानते ही हैं, पॉलन भी आप जानते हैं, सीड भी जानते हैं, इनको स्टोर करेंगे, जिस जगह पे स्टोर करेंगे उसको नाम दे दिया गया बैंक। जैसे पैसा को स्टोर करने के लिए मनी बैंक है, ऐसे जीन को स्टोर करने के लिए जीन बैंक होती है ना। प्लाज्मा को स्टोर करते हैं तो प्लाज्मा बैंक होती है, ब्लड को स्टोर करते हो तो ब्लड बैंक बन जाती है। तो आप इन चीजों को स्टोर कर सकते हो। स्टोर करने में जो मेथड यूज होगा दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें आप लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं, इन लिक्विड नाइट्रोजन। वन नाइट्रोजन को अगर आप लिक्विड स्टेट में लेके आओगे तो टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब आप किसी भी प्लांट या एनिमल मटेरियल को, किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को -196 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लिक्विड नाइट्रोजन में डिप कर दोगे तो वो जैसा होगा वैसा रुक जाएगा, सारी मेटाबॉलिज्म वहां पे सीज कर जाती है, स्टॉप कर जाती है। और फिर जब आपको जरूरत पड़े आप इस लिक्विड नाइट्रोजन से उसको बाहर लाइए और ग्रोथ जो है वो रिज्यूम हो जाएगी, मतलब जहां से थी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन चीजों को स्टोर कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए पोटैटो है, लाइक पोटैटो को अगर आपको उसका जीनोम बचा के रखना है तो आप क्या करोगे, एक आलू को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दीजिए, एक का मतलब है बहुत सारे आलू अपने एक वैरायटी के लेके लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिए, और जब आपको जरूरत पड़ेगी 10 15 20 50 100 सालों बाद आप लिक्विड नाइट्रोजन से इन आलू को निकालिए और दोबारा से ग्रो करके प्लांट बना लीजिए। फिर आप कुछ उसमें से आलू रख लीजिए जो लिक्विड नाइट्रोजन में पड़े रहेंगे, बाकी से आप अपनी जो रिसर्च करनी है वो करते रहिए। तो टाइम टू टाइम पे चेक करते रहते हैं निकाल के कि वेदर दे आर वाइबल और नॉट। कीमत लग रही है ना, इसमें पैसा खर्च हो रहा होगा, तो जो स्टोर करेगा वो ये देख लेगा कि अभी इसमें वाइबिलिटी है या नहीं है, दोबारा वो जर्मिनेट करेगा भी या नहीं करेगा। अलग अलग प्लांट की वाइबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये तो बहुत सर इजी ये इजी वाइल्ड लाइफ बात। की बात पे लिखा है सेंचुरी या क्या लिखा है आपने? सेंचुरी लिखा है, सेंचुरी लिखा है वो सर उसमें एक्सी2 में। ex-situ में यहाँ एक्सी2 में यार यस सर वाइल्ड लाइफ ऊपर जू बोटेनिकल के गार्डन, बोटेनिकल जीन गार्डन बैंक, जीन पॉलन बैंक बैंक, पॉलन सीड बैंक बैंक। सीड बैंक जू के बाद क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू सर जो कल्चर। आपने आपने जू लिखा है उसके बाद वाइल्ड लाइफ के बाद क्या लिखा है? वाइल्ड लाइफ वाइल्ड सफारी लाइफ लिखा है, सफारी ऐसे लिखा ऐसे आ रही, वाइल्ड लाइफ सफारी। तो ये चीजें इनमें कोई डिटेल नहीं है, बस ये ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के एग्जाम्पल आपको देखने हैं, तो एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं। हमें जो पढ़ने हैं वो बेसिकली ये पढ़ने हैं, इन सीटू हॉट स्पॉट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या है, और सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं ना, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हॉट स्पॉट। IUCN ने क्या किया है कि अलग अलग हॉट स्पॉट्स बनाए हैं। अब किसी भी एरिया को हॉट स्पॉट कैसे दिया जाता है, उसमें तीन चीजें देखते हैं। एक तो ये कि बायोडाइवर्सिटी तो होनी चाहिए, पूरा चैप्टर ही बायोडाइवर्सिटी का है। देखना क्या है हमें, कोई भी ऐसा एरिया जहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, स्पीशीज रिचनेस, जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी वो देखना है। उसके बाद क्या देखना है, एंडेमिज्म, मतलब जो उनका एंडेमिक नेचर है कि वो यहीं होती है या पूरी दुनिया में कहीं और भी होती है, ये देखना है। और तीसरा क्या है, उनके थ्रेट का स्टेटस, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड या वर्नरेबल। इन तीन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम किसी भी एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर करते हैं। हम का मतलब IUCN डिक्लेयर करता है कि भाई ये वाला एरिया हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का।
बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट होने का मतलब क्या है, वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा होंगी, वहां पे जो स्पीशीज हैं वो केवल इसी एरिया में होंगी यानी एंडेमिक है, और इसके साथ साथ वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वर्नरेबल की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आती होंगी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी एरिया में मिल जाती है तो उस एरिया को हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्लियर? तो अब क्योंकि यहाँ पे एंडेमिक है तो भी बचाना जरूरी हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है तो हमने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी इकोसिस्टम उतना बैलेंस या स्टेबल होगा, इसलिए बचाना जरूरी हो गया। और थ्रेट का स्टेटस भी इन्हीं को है, ये आने वाले कुछ सालों में खत्म भी हो जाएंगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। इसका मतलब इनको पहले बचाना है, पहले उस प्लांट एनिमल को बचाइए जो हॉट स्पॉट के अंदर आते हो, बाकी को हम बाद में देखेंगे। तो इसलिए हॉट स्पॉट्स बनाए गए, इंपॉर्टेंट है। अब दो अब डेटा दो यहाँ पे डेटा डिक्लेयर। ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया, नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा है, थ्रेट भी है। तो क्या हुआ, हो सकता है, क्यों नहीं हो क्यों नहीं सकता? हो आप एरिया वाइज देख रहे हो ना, मान लीजिए पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट केवल एक एरिया में होता है, जैसे अब मेघालय की एरिया है, मेघालय में खासी हिल्स है, उन पे होता है वो पिचर प्लांट। तो ऑब्वियस सी बात है उस हिल के अंदर पिचर प्लांट का नंबर भी ज्यादा होगा, और उससे रिलेटेड जो नियर बाई प्लांट वगैरह होंगे वो सब भी बहुत होंगे। अब वो भी हो गए, नंबर ऑफ रिचनेस भी ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ स्पीशीज भी। अब वहां पे क्या है कि वो एंडेमिक भी है, दूसरी बात भी हो गई। अब तो ये और दिक्कत है कि इसके अलावा ये कहीं होता नहीं है। और तीसरी क्या बात है, उसको इतना ज्यादा यूज कर लिया, इतना ज्यादा लोग देखने जाते हैं, इतना लोग तोड़ के अपने अपने घर ले आते हैं, कि पता चला वो सारा एक्सटेंट होने की कगार पे भी आ गया, वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में भी आ गया। अगर यही चलता रहा तो 10-15 सालों के बाद पिक्चर प्लांट इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। तो फिर आईयूसीएन भी सोचेगी ना कि पहले ये वाला प्लांट बचाना जरूरी है, तो उसने ऐसे वर्ड में के अंदर हॉट स्पॉट्स बनाए हैं। हॉट स्पॉट कितने हैं और क्या है उनको देखते हैं। ये दो डेटा आपको बुक में दिखे होंगे। इनिशियली, मतलब कभी पहले जब हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, इनिशिएशन लिख दिया मैंने, इनिशियली वर्ल्ड में और इंडिया में, वर्ल्ड में 25 थे, तो इंडिया में 2 हॉट स्पॉट थे, है ना। पहले कभी जब ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था आईयूसीएन ने, तो शुरू में 25 हॉट स्पॉट्स बनाए थे, और तब इंडिया के अंदर 2 आते थे। अभी कितने हो गए वर्ल्ड में, 34 हो गए। और इंडिया में अब कितने हॉट स्पॉट है, 3। इस 34 में से बुक में लिखा है कि 16 हॉट स्पॉट तो केवल ट्रॉपिकल एरिया में है। आपने लिखा था ट्रॉपिकल एरिया के अंदर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, तो 16, मतलब 50% हॉट स्पॉट तो केवल ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही आएंगे, बाकी सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, पोल, इन सब में कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि इनिशियली जब वर्ल्ड में 25 थे तो इंडिया में 2 हॉट स्पॉट आते थे। अब वर्ल्ड में 34 हो गए हैं, जिसमें से 16 ट्रॉपिक्स में है, तो इंडिया में कितने आते हैं, 3 आते हैं। इंडिया के ये 3 हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं, उनको आपको नाम से जानना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो तीसरा कौन सा था जो बाद में बढ़ा दिया गया है ना। तो पहले इंडिया में कौन से थे, एक था नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, हिमालयन, हिमालय लिख लीजिए। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो हिमालय की रेंज है ना, जम्मू कश्मीर से लेके और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक, तो वो एक हॉट स्पॉट था। और वेस्टर्न घाट, जहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप आएगा, है ना, वेस्टर्न घाट, है ना। तो ये हुआ करते थे पहले। अब इसमें क्या कर दिया गया, ये 2 थे तब का डेटा है, 1, 2, है ना, ये सब आपको याद रखना है। जब इंडिया में 3 हो गए तो कौन कौन से हो गए, जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाउ इट्स सिंपली कॉल्ड हिमालय। जितना भी हिमालय का रीजन है वो, जो वेस्टर्न घाट है इसमें वेस्टर्न घाट के साथ जो ऐड कर दिया गया वो श्रीलंका तक ऐड कर दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड ने बनाए हैं आईयूसीएन ने, तो इंडिया का नहीं चलेगा इसमें, वर्ल्ड के हिसाब से देखना है। सो नाउ इट इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट शुरू तो वैसे होगा बेसिकली जब ये गुजरात के पास कच्छ वाले बॉर्डर से होगा, फिर पूरा महाराष्ट्र आएगा। अब क्या एक्सटेंड कर दिया है, महाराष्ट्र से एक्सटेंड करके पूरा केरला आ जाएगा, नीचे बिल्कुल पॉइंट पे कन्याकुमारी जो है वो आएगा, जो बेसिकली तमिलनाडु का पार्ट है। और फिर आप राइट साइड में अगर जाएंगे इंडिया के मैप में तो श्रीलंका आएगा। तो वो पूरी बेल्ट गुजरात से शुरू होकर जो श्रीलंका तक आ रही है, जो ज्योग्राफी के हिसाब से अरेबियन सी वाला एरिया है, वो सारा का सारा एरिया एक हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको आज बोला जाता है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका।
और जहां तक इस तीसरे की बात थी जो बना ही बाद में है, वो नाम क्या रखा गया, ये बन गया इंडो बर्मा। इंडिया से लेके बर्मा तक का जो बॉर्डर है वो अभी कुछ सालों पहले ही बाई रोड खोल दिया गया है। अब आप इंडिया से म्यांमार तक बाई रोड जा सकते हैं। इंडिया में आप आई थिंक शायद मेघालय से एग्जिट करेंगे, फिर उसके बाद बांग्लादेश आएगा, वो पूरा क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद बर्मा यानी म्यांमार आएगा, वो क्रॉस करेंगे, और मलेशिया के थाईलैंड तक गवर्नमेंट ने रोड खोल दी है। आप बाई रोड इस पूरे हॉटस्पॉट को घूमते हुए जा सकते हैं, है ना। अब लोग मानते हैं ट्रैवल वाले लोग कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रैवल रूट, कि अगर आप अलग अलग कंट्री को बाई रोड देखना चाहो, जहां मर्जी चाहे गाड़ी रोक के फोटो खिंचाना चाहो, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस कि आप इंडिया से होते हुए आप पूरा बॉर्डर तक कवर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज की। तो ये आपको क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि वो थर्ड हॉट स्पॉट कौन सा था, या जब इंडिया में दो थे तो कौन से दो थे, अब इंडिया में तीन है तो कौन से तीन है, लाइक दिस। तो आपको ये नाम याद रखने है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया हॉट सर स्पॉट सर का। इंडो बर्मा है। हाँ, इंडो बर्मा, इंडिया से बर्मा का पूरा जो लिंक है वो इंडो, बीच में बांग्लादेश आएगा, फिर बर्मा आएगा, और बर्मा के बाद जो बॉर्डर आएगा वो एग्जैक्टली थाईलैंड का बॉर्डर आएगा, तो मलेशिया सिटी टच करेगा। तो इसमें लेकिन इंक्लूडेड नहीं है हॉट स्पॉट के हिसाब से, मैं जो रोड का एग्जांपल दे रहा था उसमें थाईलैंड तक कर दिया गया है पूरा वो, है ना। बाई सी की जगह आप बाई रोड भी जा सकते हो, बहुत दिन लगेंगे, बट घूमने के जो शौकीन है वो तो निकल लेते हैं घूमने के हिसाब से। सेकंड क्या आएगा, ये तो हो गया हमारे हॉट स्पॉट के बारे में। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या है, जो आईयूसी ने कभी डेटा बनाया था वो ये था कि किसी भी कंट्री का 10% एरिया लीगली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ये इंटरनेशनल सजेशंस थे कभी, इंटरनेशनल या इंटरनेशनली सजेस्टेड नॉर्म्स। आईयूसीएन ने ये कहा था कि हर कंट्री में कम से कम उसका जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है किसी भी कंट्री का, उसका 10% एरिया ऐसा होना चाहिए जो लीगली प्रोटेक्टेड हो, जहां पर लोग अपनी मर्जी से ना जा सके, जाएंगे भी तो लीगल सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे। हालांकि इंडिया में 10% तो नहीं है, इंडिया में ये एरिया कितना है, दिस इज 4.7% इन इंडिया। आधा तो हमने कर ही लिया है कम से कम। इंडिया में 4.7% जो लैंड एरिया है वो लीगली प्रोटेक्टेड है ना, जो लीगल मींस से प्रोटेक्शन या मैनेज किया जाता है। इसमें कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट आते हैं, अभी हमने लिखा, वन इज कॉल्ड नेशनल पार्क एंड अदर वन इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है कि ये इसके कंपैरिजन में ये छोटा है ना, ये लिमिटेड है, ये आप कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये लार्ज एरिया है एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया ज्यादा होता है, नेशनल पार्क का एरिया थोड़ा छोटा होता है। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ होगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो काम पब्लिक कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहां नहीं कर सकती। लाइक नेशनल पार्क का एरिया ये है कि अगर पेड़ सूख गया तो भी वो सूख जाएगा, उसकी लकड़ी को काट के उसका आप कह सकते हो कि उसका उसको बेचा नहीं जाएगा, है ना, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसका कोई टेंडर नहीं निकलेगा कि जंगल से लकड़ी सूख गई है काट के बेच दो। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर टेंडर निकलता है, सूखी लकड़ी को काट के बेचा भी जाता है, गवर्नमेंट को उससे पैसे भी मिलते हैं, इंडिया की जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लोकेलाइट्स इन्वॉल्व नहीं है ना, नो इन्वॉल्वेशन या इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल। यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट है लोकल पीपल, बट एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, जितना गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए लोगों को अलाउ किया केवल उतना ही करने दिया जाएगा, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते।
है दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया, दोनों की बाउंड्रीज होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि नेशनल पार्क कोई बहुत छोटा सा होता है। लाइक जो भी एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूँ कि आप अभी पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आपको समझ में आएगा। कितने हैं इंडिया में, ये डेटा याद रखना है। देयर आर 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये नंबर आपको, 3 हॉट स्पॉट है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है। अब यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस प्लांट या एनिमल के लिए जाना जाता है। तो अगेन दिस इज नॉट एडवाइजेबल कि आप सारा याद कर पाओ, क्योंकि आपके सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं सिवाय दिस फिगर के, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डचिंगम नेशनल पार्क, नीट का ही क्वेश्चन है, किस चीज के लिए जाना जाता है कहाँ, लोगों को पता ही नहीं है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे। या किसी ने अगर जीएस के हिसाब से कभी कुछ पढ़ा है, आपका लक काम कर गया, तो आप ठीक भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कभी मैंने आपको जेनेटिक कोड के लिए बोला था कि ये टेबल दी तो एनसीईआरटी में है, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल कि आप सारे 64 कोडॉन याद करके बैठो और उसके 20 अमाइनो एसिड कौन से हैं याद कर सकते हो, इट्स वेरी गुड, वो तो दे भी रखी थी एनसीईआरटी ने। यहाँ तो ये नाम नहीं दे रखे ना कि 90 कौन से हैं, 448 कौन से हैं, 3 कौन से थे वो दे रखे हैं, पढ़ा दिया आपको मैंने। हाँ ये जरूर है कि पहला नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा था, इन दोनों में सबसे पहला इंडिया में क्या बना वो सबको पता है, या अगर आप नहीं जानते तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये रामनगर में आता है, रामनगर, उत्तराखंड। यूपी नहीं है, चेंज हो गया, क्वेश्चन गलत कर दोगे। उत्तराखंड है, पहले कभी यूपी का पार्ट था, अब तो उत्तराखंड में, उत्तरांचल भी बीच में हुआ था, बट नाउ इट इज उत्तराखंड। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया। कहते हैं ना, ये पहला तो याद करना ही होता है, बाकी कौन से आए किस काम के लिए आए कोई नहीं जानता। लेकिन कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस का कोई लॉजिक नहीं होता, ये तो बस पेपर सेटर की मर्जी है, उसने डाल दिया। कान्हा नेशनल पार्क एग्जाम में आया हुआ है, कहाँ है और किस चीज के लिए जाना जाता है, बता सकता है कोई। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, टाइगर के लिए। एमपी टूरिज्म का ऐड आता है अगर आप टीवी वगैरह देखते हो तो। पहले आता था, पहले तो बीच में बहुत आता था, अब तो थोड़ा सा कम हो गया पिछले साल में, ये कोविड वोविड के चक्कर में अब तो कोई टूरिज्म है ही नहीं बेसिकली, बट पहले आता था ऐड। उसमें वो कान्हा नेशनल पार्क, एमपी टूरिज्म का जो लोगो है ना, वो एक्चुअली कान्हा नेशनल पार्क का ही लोगो है। उसमें एक छोटा सा टाइगर का बेबी बना के दिखाया गया है ना, वो टाइगर के लिए जाना जाता है। ऐसे असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क, वन राइंड वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। डैचिंगन नेशनल पार्क जो है वाइल्ड एस के लिए है, जंगली गधे के लिए वो जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आप जब करोगे आर्काइव में तो विद आंसर याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बिकॉज 90 और 448 को याद करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं तक सजेस्टेड नहीं है कि आप सारा कुछ याद करके रखो, है ना। वैसे भी ये डेटा भी एनसीईआरटी पुरानी है, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, 2002 का डेटा था वो आप पढ़ रहे हो। तो अगर आपने गूगल से सर्च किया तो 448 से कहीं ज्यादा हो चुके हैं, 90 से कहीं ज्यादा नंबर हो चुका है अब इनका। धीरे धीरे जो 4.7% ऑफ द लैंड एरिया लिखा है वो भी धीरे धीरे बढ़ गया है। अब आई थिंक शायद 5.96 के आसपास हम पहुंच गए हैं। 10% होना चाहिए जैसा आईयूसीएन के कभी कॉन्सेप्ट में दिया गया था। तीसरा क्या आएगा, थर्ड हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। इसको आज खत्म करते हैं चैप्टर को। अब ये क्या चीज है, पहले जो क्वेश्चन नीट का है कि बायोस्फीयर प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया, तो ये यूनेस्को ने लॉन्च किया था। अभी जो मैन एंड बायोस्फीयर आपने लिखा ना, उसी में इस चीज को इंक्लूड किया गया था, है ना। दिस वाज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, जो गलती कर देते हैं, अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम, है ना, 1975 में किया था। तो ये IUCN ने लॉन्च नहीं किया था, ये क्वेश्चन जब आया था तो इसीलिए पूछा था कि लोगों को याद रहे कि
मैन एंड बायोस्फीयर यूनेस्को ने लॉन्च किया आईयूसीएन के लिए। ये है क्या बेसिकली, हम बायोस्फीयर रिजर्व में किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम पूरे एक जो नेचुरल बायोम होता है ना, बायोम ऑलरेडी आपने पढ़ा है, जिसकी यूनिक बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होती हैं, उसी को हम पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर देते हैं, है ना। ये क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचुरल बायोम, है ना। और नेचुरल बायोम को हम क्यों कर रहे हैं, हैविंग यूनिक यूनिक बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, ये बायोम का कॉन्सेप्ट था। बायोम में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है जो हमें प्रोटेक्ट करना है, दिस वन, है ना। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये वो एरिया है जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोर एरिया। सबसे सेंटर में यही होगा, है ना, ये कोर एरिया है। कोर एरिया क्या कहलाता है, ये लीगली प्रोटेक्टेड है, मतलब एक्चुअली जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है ये पूरा। लेकिन जैसा देखा गया कि भाई अगर इतना एरिया प्रोटेक्ट करना चाहते हो और लोगों को बताया कि हम इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम वो किनारे का एरिया तो जरूर डैमेज कर देंगे। आदत होती है लोगों की कि अच्छा इससे आगे मत जाना, तो वहां जरूर जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनेस्को ने जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो उसने कहा कि ये एरिया तो वो है जो पूरी तरीके से बैंड है, जिसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता, ये कोर एरिया है। जानेगा भी कौन, जो साइंटिस्ट जाएगा कि इस प्लांट या इस एनिमल को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो साइंटिफिक ऑफिशियल्स होते हैं, केवल वो जा सकते हैं और कोई नहीं जाएगा। कोई टूरिज्म इस एरिया के अंदर नहीं होगा। जैसे अफ्रीका में जाइए, नामीबिया में जाइए, तो बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहाँ कोई गया ही नहीं आज तक, अंदर क्या चल वो, और वो बाहर कभी आना नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें भी पता है कि वो नेचर के साथ हैप्पीली खुश हैं, उन्हें कोई कोविड से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई मॉल नहीं जाना, उन्हें कोई एमएससी पीएचडी और एमबीबीएस नहीं करना, वो अपने नेचर के साथ अपनी जिंदगी में अपने ट्राइबल रिचुअल्स के साथ ट्रेडिशन के साथ खुश हैं। तो दैट एरिया इज बेसिकली कॉल्ड कोर एरिया, जो लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम होता है, जिसके अंदर जाना मतलब इट्स ए क्राइम, इंडिया के हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाहर एक एरिया और बनाया गया, जिस एरिया को नाम दिया गया बफर जोन। ये एरिया क्या है, जो कोर एरिया तो हमें प्रोटेक्ट, हम बायोस्फीयर रिजर्व में करना क्या चाह रहे थे, हम केवल इस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन हमें पता है कि लोगों की आदत है कि अगर इतना एरिया प्रोटेक्ट करेंगे तो वो डैमेज कर ही देंगे इसको। तो इसके बाहर एक एरिया बनाया गया, दिस एरिया इज कॉल्ड बफर जोन, जहां पे लोग अलाउ तो हैं, बट केवल एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस के लिए लोग जाएंगे। तो एजुकेशनल और रिसर्च एक्टिविटी से कि भाई ठीक है, मैं एमएससी कर रहा हूँ डीयू से, मुझे जाने दिया जाए, मैं डिपार्टमेंट का लेटर या यूनिवर्सिटी का लेटर लेके जाऊंगा, तो मुझे वहां का जो फॉरेस्ट ऑफिसर होगा वो इस रेंज तक जाने देगा, इसके अंदर तो तब भी नहीं जाने देगा। तो बफर जोन में केवल एजुकेशनल और रिसर्च एक्टिविटी की, यहाँ पे कोई एनिमल है जिसकी मुझे पॉपुलेशन बढ़ानी है, यहाँ पे मान लीजिए टाइगर है जिसका मुझे नंबर बढ़ाना है, तो ब्रीडिंग सेंटर या ब्रीडिंग पे मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं उस पर्पस के लिए केवल इस एरिया में जा सकता हूँ, अंदर तो तब भी मैं नहीं जाऊंगा। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। लोग जाते हैं तो कैसे जाते हैं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। और इससे भी बाहर, क्योंकि यहाँ पे लोग तो आएंगे ही ना, क्योंकि यूनेस्को का प्रोग्राम है, तो यूनेस्को तो पब्लिक डीलिंग के लिए जाना जाता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, करना बायोडाइवर्सिटी का पर्पज सॉल्व है। तो इसके बाहर फिर एक और एरिया बनाया गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। ये एनसीईआरटी में तीनों जोन नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। पूरे चैप्टर में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सिवाय इस चीज के। ट्रांजिशन जोन है जहां पे लोकलाइट्स होंगे इन हार्मोनी विद नेचर, इनको भी गवर्नमेंट के हिसाब से, है ना, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी ही रहना होगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करना शुरू कर दिया। रह सकते हो, यहाँ पे लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, बट घर बनाने का मतलब नहीं है कि आपने 25 मंजिला एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। आप अपना नौकरी पेशा कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पॉल्यूशन वाली कोई फैक्ट्री लगा दी, या आपको लगा कि लकड़ी तो मिल ही रही है चलो जला देते हैं, पता है कि जंगली जानवर आग से डरते हैं, वो नहीं करना।
पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है। जो करना है इन हार्मोनी विद नेचर। अगर आप किसी हिली एरिया में कभी घूमने गए हो तो आपने देखा हो तो वहाँ के गांव भी बड़े शांत प्रिय से हैं, बड़े कूल से हैं। वहाँ के लोग, वहाँ के पब जो प्लांट एनिमल है उनको बड़ा संभाल के रखते हैं, मतलब एटलीस्ट उनको डैमेज तो नहीं करते। अगर आप किसी का कुछ फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान तो मत पहुंचाइए। वो वाली बात यहाँ पे आती है। इसीलिए ये ट्रांजिशन जोन है, यहाँ तक टूरिज्म अलाउ होता है, आप टूरिज्म के हिसाब से इस एरिया तक को घूम सकते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। सो 14 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, तो ये आपको याद रखना है। केरला के अंदर तो बहुत सारे बायोस्फीयर, साइलेंट वैली केरला में है। अब साइलेंट वैली में घूमने जाओ ना तो वहाँ पे रूल क्या है, मतलब जितना मैंने देखा है, साइलेंट वैली इज ए टाइगर रिजर्व, इट्स ए बायोस्फीयर रिजर्व इन केरला। साइलेंट वैली नाम क्यों दिया गया, पूरी तरीके से शांत है। मतलब जैसे ही वो वैली शुरू होगी जहाँ पे आपको टूरिज्म, यहाँ पे आपको गाड़ी की पार्किंग करनी है, वहीं बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने में कौन सा क्राइम है, कितने की सजा हो सकती है, कितने का जुर्माना है, सब कुछ। फोटो तक नहीं क्लिक कर सकते, क्योंकि किसी एनिमल के ऊपर फ्लैश लाइट पड़ेगी तो नुकसान हो जाएगा। पॉलिथीन ले जाना, खाने पीने की चीजें ले जाना तो अलाउ ही नहीं है, मोबाइल फोन तक नहीं ले जाने देंगे आपको। वाइब्रेशंस भी नहीं होने चाहिए मोबाइल के, रेडिएशंस भी नहीं आना चाहिए। ये हाथी पे बैठ के केवल आप ये बाहर वाला जोन जो है वो घूम के चले जाते हैं, इतना ही लोगों के लिए अलाउ कर रखा है। तो पूरी, और अंदर क्या है वो तो आपसे पढ़ सकते हैं, या म्यूजियम बना है तो उसमें जो स्लाइड्स लगी है उनमें देख सकते हैं कि ये किस किस चीजों के लिए जाना जाता है। बहुत सारे इंडेंजर्ड प्लांट एनिमल स्पीशीज साइलेंट वैली केरला में है, इंडिया का बहुत वेल नोन बायोस्फीयर रिजर्व में काउंट करते हैं उसे। तो ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है। आपने पहले भी लिखा था जो डेक्कन पेनिसुला है वो 42% कवर करता है। तो मोस्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व आपको साउथ इंडिया में ही मिलेंगे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स हैं इनमें मिलते हैं। बोलो, कुछ कह रहे थे आप। सर जो लीगली प्रोटेक्टेड 10% एरिया में नहीं आएगा ना ये तो? कौन सा? वो जो बायोस्फीयर। लीगली प्रोटेक्ट, वो तो वो प्रोटेक्टेड एरिया वो तो वाला है जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का है, उसमें ये नहीं आता। इसके लिए तो अलग पॉलिसीज है, उसकी पॉलिसीज अलग है। लास्ट था हमारा सैक्रेड ग्रुप। ये इंडिया के लिए बड़ा पॉपुलर है कि भैया किसी भी चीज के साथ रिलीजियस वैल्यू जोड़ दीजिए, अपने आप सेफ हो जाएगा, झंझट ही खत्म। बस कह दीजिए कि ये वाला फॉरेस्ट है, यहाँ पे पीपल का पेड़ है जिसपे भूत आता है, बस 4 लाल कपड़े टांग दीजिए, अपने आप लोग पीपल के आसपास साफ सफाई भी कर जाएंगे, चबूतरा भी बना देंगे, और फिर उसके आसपास की जगह भी अपने आप साफ हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन में पीपल, नीम, अशोक, तुलसी ये ऐसे प्लांट है जिनके आगे पीछे, मतलब जिनका एरिया लोग खुद ही अपनी मर्जी से साफ करके चले जाएंगे, बस एक बार कर दीजिए। मतलब मैं हिंदू रिलीजन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे रिलीजन में है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी है, ऐसे मुस्लिम्स के अंदर भी है। सिखों में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि कोई प्लांट या कोई एनिमल या कोई जगह ऐसी कुछ पूजी जाती है ना। वहां तो गुरुद्वारा होता है और डेफिनेटली वो तो आपको एक बड़े से एरिया में बनाना होगा। बट एक छोटा सा पत्थर रखना हो, एक छोटी सी मजार बनानी हो, एक छोटा सा कृष्ण, एक आपको जो है वो बेसिकली कोई, मतलब कब्रिस्तान टाइप की चीज बनानी हो, तो ये बस आप बना दीजिए कि बस यहाँ पे रिलीजियस एंगल जोड़ दीजिए, वो अपने आप सैक्रेड डिक्लेयर कर दीजिए। किसी भी वजह से सैक्रेड, चाहे वो रिलीजन की वजह से हो या सैक्रेड हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज की वजह से हो, कि हम मानते हैं कि भाई फॉरेस्ट हमारे लिए पूजनीय है, तो हम जंगल को पूजते हैं इसलिए हम इस जंगल को नहीं काटेंगे, अपने आप जंगल सेफ हो जाएगा। और ऐसा ऑलरेडी बहुत सारी कम्युनिटीज इंडिया में करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी गवर्नमेंट ने यूटिलाइज किया कि हम सैक्रेड फॉरेस्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा कि देर आर फ्यू जिन्हें हम सैक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं, प्रिस्टाइन, दैवीय मान लीजिए, जिन्हें पूजा जाता है। ये जैसे आपकी बुक में दिया है, फॉरेस्ट ऑफ जयंतिया एंड खासी हिल्स मेघालय में है। फॉरेस्ट ऑफ जयंतिया, JAI, जैन, जयंतिया एंड खासी हिल्स, ये मेघालय के फॉरेस्ट हैं जहाँ की लोकल कम्युनिटीज इनको पूजती हैं। आप ट्री काटना तो बहुत दूर की बात है, आपको घूमने दें यही बड़ी बात है, वरना वो किसी और स्टेट के लोगों को आने ही नहीं देते। नागालैंड जाइए तो वो घुसने ही नहीं देंगे, आपको आर्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी तो आप उसके अंदर जा पाएंगे, वरना जाने ही नहीं देंगे।
कैसे नुकसान तो तब पहुंचाओगे ना जब जा पाओगे। हम खुद ही मैनेज कर लेंगे अपने आप, कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए, आने ही नहीं देंगे आपको, आप कर लो क्या करोगे आप। तो ऐसी चीजें भी लोगों के साथ जोड़ेंगी, क्योंकि पर्पस केवल यही था, बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके। गवर्नमेंट अरावली को हिल्स। हाँ गवर्नमेंट को फिर भी फायदा ही होगा सर, क्योंकि जब हाँ। कम्युनिटी खुद कर रही है। राजस्थान, अरावली हिल्स फेमस है राजस्थान के अंदर, पहाड़ियां हैं, जैसे जोधपुर की बेल्ट है, गुड़गांव से शुरू होता है बेसिकली, ये साउथ दिल्ली का जो एरिया है वहां से अरावली रेंज शुरू होती है, बट यहाँ से तो स्टार्ट होती है, इतना नहीं दिखाई देती, बट आप राजस्थान में जब अंदर जाओगे तो आपको ये पूरी अरावली रेंज दिखाई देगी, है ना। वो पूरी रेंज प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आती है, ये सेक्रेट फॉरेस्ट के अंदर काउंट करते हैं। ऐसे ही आपको वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट भी है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका यहाँ पे है। और एमपी के अंदर तीन सब कम्युनिटीज हैं, तीन एरिया हैं, इसे बोलते हैं सरगुजा, ये उनकी वहां की ट्राइबल लाइफ के नाम दे रखे हैं, चंदा एंड बस्तर इन एमपी, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ जितनी भी फॉरेस्ट की रेंज है, बस्तर एरिया, बस्तर एरिया जाना जाता है डायमंड बेल्ट के लिए। डायमंड का जो एक्सट्रैक्शन है, आप कह सकते हैं जो माइनिंग है डायमंड की, वो यहाँ से होती है। तो ये पूरी डायमंड माइन वाली बेल्ट है, ये यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं वो सब वहाँ के लोगों के लिए प्रेस्टाइन फॉरेस्ट है। वहाँ पे आप किसी भी चीज को यूज करने के लिए वहाँ के लोकलाइट्स की परमिशन और बहुत सारी गवर्नमेंट की भी नॉर्म्स है, उनको फॉलो करना होता है, तो ही आप ये काम कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ सैक्रेड लेक्स हैं। सर थोड़ा कुछ सा पीछे कर दीजिए। पीछे वाला दिखाना है, यस सर। ये लीजिए, सैक्रेड लेक्स हमें लिखना है। जैसे पुष्कर राजस्थान में है, पुष्कर एक जगह का नाम है राजस्थान में, वहां पे एक लेक है, और हिंदू रिलीजन के हिसाब से वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे इंडिया में एक ही जगह पे है, पुष्कर राजस्थान। तो उसमें जो लेक है वो अपने आप में सैक्रेड लेक है, आराम से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अपने रिलीजियस एंगल उसके अंदर दे दिया। एग्जाम्पल में पुष्कर लेक इन राजस्थान। ऐसे ही एक कैचोपरली लेक है सिक्किम में, कि HEC स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, KHECHEU, देख लीजिएगा एक बार, बुक में भी लिखी होगी। पालरी, कैचोपरली लेक सिक्किम में, अपने आप प्रोटेक्टेड है, बिकॉज उनके साथ रिलीजियस एंगल को जोड़ दिया गया, दे आर सैक्रेड लेक। लोग पूछते हैं तो लेक में नहाना धोना ये तो सब बात की बात है, उसको संभाल के रखना, उसको एक ट्रेडिशन है हमारा जो हमें आगे पास ऑन करना है, तो इसलिए लोगों ने उसको कर दिया। ऐसे ही आप सैक्रेड प्लांट, जहां से मैंने इस टॉपिक को शुरू किया था, है ना, जैसे पीपल हो गया, है ना, बरगद हो गया, बैनियन ट्री, नीम हो गया, है ना, तुलसी हो गया, अशोक हो गया। मनी प्लांट। मनी प्लांट को कोई नहीं पूछता, मनी प्लांट को कौन पूछ रहा है। सर मेरे घर में बहुत होता है। घर में तो मेरे भी बहुत है, बट पूजते तो नहीं है ना, हम दिया थोड़ा जलाते हैं वहां जाके। पीपल के नीचे पूजा, मतलब मैं भी शनिवार को दिया जलाने जाता हूँ, मैं जाऊँ या घर में कोई और जाए। बैनियान ट्री पे बहुत सारे हमारे त्योहार ऐसे हैं कि बरगद की पूजा की जाती है। नीम बहुत सारी चीजों में यूज करते ही हैं हम, तुलसी में तो रोज मैं डेली पानी डालूंगा, दिया जलाऊंगा। अशोक का ट्री मेरे घर के आसपास कहीं है नहीं, बट वो भी रिलीजियस एंगल का है। तो ये जहाँ पे लगे होते हैं वहां पे अपने आप चीजें साफ सफाई रखना और उस चीज को मैनेज करना, उसको ना काटना। मतलब गांव में तो इतना भी होता है कि पीपल का पेड़ जहाँ लगा है, बरगद का पेड़ जहाँ लगा है, जहाँ मैंने शुरू किया था कि चार लाल कपड़े टांग दिए जी, वो तो हो गया बाबा जी का मंदिर। अब उसकी तो पत्ती तोड़ना भी गुनाह हो गया कि जी उसकी तो लीफ भी नहीं तोड़ सकते। बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि इसकी पत्तियां नहीं तोड़नी है वरना बाबा जी परेशान करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे रहे हो कि वो अपने आप सेफ हो जाएगी जगह, और लोग कंट्रीब्यूशन चाहिए ना आपको, उसके नाम पे मिल भी जाएगा कि 10 रुपए दे दो, पीपल के पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बनाना है। अपने आप 10 की जगह लोग 20 रुपए दे देंगे आपको, है ना। कि यहाँ पे चलो साफ सफाई करके हमें यहाँ पे मान लीजिए मजार बनानी है, यहाँ पे मुझे मंदिर बनाना है, यहाँ पे मुझे चर्च बनाना है। आप बस रिलीजियस एंगल तो इंडिया में इतना पॉपुलर है कि रिलीजन के नाम पे सब कुछ जायज है, सारी चीजें फेल हो जाती हैं।
तो बायोडाइवर्सिटी में इस एंगल को भी इंक्लूड कर दिया गया। सो दीज आर बेसिकली इन सीटू और एक्स सीटू में तो कुछ पढ़ना ही नहीं था, एग्जाम्पल पढ़ने थे, हमने पहले ही पढ़ लिया, तो वो इंपॉर्टेंट था। तो दो चीजें हो गई हमारी, एक हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था कि रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फिर हमने पढ़ा मोड ऑफ बायो मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मेथड्स में हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेट एंड स्पीशीज क्या है, और फिर हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज क्या होगी, वो हमने देखा। अब ऐसे ही कि बायोडाइवर्सिटी पे जो गवर्नमेंट कर रही है या जो आईयूसीएन कर रही है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो टाइम टू टाइम पे बायोडाइवर्सिटी में जो चीजें हो रही है, जो इम्प्रूवमेंट है, उनको चेक करने के लिए उनकी मीटिंग्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में। दोज आर कॉल्ड कन्वेंशन, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। दो ही हैं आपकी बुक में, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से कन्वेंशन है, एक इसमें बुक में दिया है द अर्थ समिट। ये कहाँ हुआ था, ये सब आपको ध्यान रखना है ना। रायो डिजेनेरियो, कहाँ प्रेजेंट है ये रायो डिजेनेरियो? इन ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील में है ना। तो यही एक बार किया नीट ने, उन्होंने रायो डिजेनेरियो ही हटा दिया। अब ढूंढो, ब्राजील लिख दिया ऑप्शन में। अब आप कहोगे हमें पढ़ाया नहीं गया, तो लोगों, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट समटाइम्स मेरे ही माइंड से ऐसा हो जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छा रायो डी जेनेरियो तो नहीं दे रखा, कैपिटल नहीं दे रखी, तो कंट्री दे दिया, बात तो एक ही है। तो आपको ब्राजील भी याद रखना जरूरी है उतना ही। तो अर्थ समिट 1992 में हुआ था इन द सिटी रायो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर है। ये पहला था जहाँ पे सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और कहा गया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और जो बेनिफिट्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। आपको फॉरेस्ट या रिवर को यूज करना है तो जितना जरूरी है उतना यूज करना है, कम से कम यूज करना है, तो सस्टेनेबल होगा। इसका पर्पस ये था कि इसके पर्पस के हिसाब से आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं आपको है ना, ऑफ इट्स बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं उनको कायदे से यूज करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, और ओवर एक्सप्लॉइट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको बोलते हैं द अर्थ समिट। ईयर भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया है, सिटी कंट्री भी याद रखना है, और कौन सा समिट है ये भी। ऐसे दूसरा था, ये कहलाता है द वर्ल्ड समिट, 10 साल के बाद हुआ। ये कहाँ हुआ, ये जॉन्सबर्ग में हुआ, जोहान्सबर्ग, BERGURG है शायद, देख लीजिएगा, जॉन्सबर्ग। ये कब हुआ, ये 2002 में। जॉन्सबर्ग कहाँ पे है, किस कंट्री में आएगा बताओ? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है ना? तो ऐसे ये भी याद रखना है कि जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, रायो डी जेनेरियो ब्राजील में है ना, मतलब कंट्री नेम भी आपको एटलीस्ट याद रखने। यहाँ क्या देखा गया, ये जब करके 10 साल बाद ये लोग मिले ना, तो पता चला कि जितना हम सोच रहे थे उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, कि गवर्नमेंट ये कर देगी, आईयूसीएन ने प्लानिंग कर दी, लोगों को फंड सैंक्शन हो गया, यूनेस्को ने अपना तामझाम कर दिया, बट हुआ क्या, कुछ नहीं। तो फिर इस समिट में ये डिसाइड किया गया कि भैया लोकल पीपल को भी इन्वॉल्व करो। अगर आप बायोडाइवर्सिटी के अंदर रिडक्शन लाना चाहते हो, 190 कंट्री थे इस समिट के अंदर, देर आर 190 कंट्रीज जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिस कंट्री का है वो इन्वॉल्व हुए, और उन्होंने प्लेज लिया कि बाई 2010, मतलब आने वाले 8 सालों में, 2002 में हुआ था तो 2010 तक हम क्या करेंगे, देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन in the current rate of biodiversity loss
कहाँ पे, एट रीजनल, ग्लोबल, पहले ग्लोबल आना चाहिए सीरीज के हिसाब से, ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। मतलब ग्लोबली क्या हो रहा है वो भी हमें कम करना है, वर्ल्ड की पॉलिसी जहाँ पे अप्लाई होती है रिगार्डलेस की कंट्री क्या कहेगा या नहीं कहेगा। जैसे इंडो बर्मा बना दिया तो उसमें पूछा थोड़ा जाएगा कि इंडिया और बांग्लादेश और बर्मा तीन कंट्री आएंगे कि भाई ये करें या ना करें। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी ही बनानी है, अपने हिसाब से बनाओ, वो तो उनके ऊपर जो बॉडी है IUCN उसने डिसाइड कर दिया। तो ग्लोबली क्या करना है वो देखना है। फिर कंट्री अपने लेवल पे क्या करेगा, वो रीजनल लेवल हो गया। और फिर लोकल पीपल उसमें कैसे हेल्प करेंगे वो यहाँ हो गया। तो ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी के रेट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन लाना है 8 सालों के अंदर, बाय द एंड ऑफ 2010, ऐसा इस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया था। तो ये वर्ल्ड समिट है जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में हुआ। इससे पहले अर्थ समिट हुआ था रायो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में। इसमें पहली बार ये डिसाइड किया गया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की भी जरूरत है, इसके लिए भी जो है हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो बायोडाइवर्सिटी को हम सेव कर सकते हैं, है ना। ठीक है। एक ये क्वेश्चन 2014 में आया था नीट में, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये। देयर वर अनदर, इसको बोला जाता है रैमसर कंजर्वेशन, रैमसर कन्वेंशन बोल दीजिए। ये ये रैमसर, रैमसर तो आपने नहीं सुना होगा डेफिनेटली, किस कंट्री में, ईरान में है ये। 1971 में हुआ था ये यहाँ पे, ये किस चीज के लिए है, फॉर कंजर्वेशन। आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिख लीजिए, वेटलैंड कंजर्वेशन, स्पेशली फॉर वेटलैंड। वेटलैंड क्या होती है, वैसे तो गीली जमीन आप बोलोगे, लेकिन वेटलैंड एक प्रॉपर जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे मैनग्रूव टाइप की हैबिट्स होती हैं, जो बैक वाटर बॉडीज होती हैं। जैसे आप किसी भी कोस्टल एरियाज को देखोगे, लाइक केरला हो गया या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब में केरला के अंदर वेटलैंड साइट बहुत ज्यादा है, उड़ीसा में भी है। चिल्का लेक इज ए वेटलैंड साइट, है ना। तो यहाँ वो साइट्स के बारे में कंजर्वेशन की बात की गई थी जो वेटलैंड की आती है। वेटलैंड की खास बात क्या होती है कि ये शेयर्ड वाटर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होता है। इनका पानी एक कंट्री या एक स्टेट का नहीं होता, शेयर्ड वाटर इकोसिस्टम है ये, है ना। तो जैसे इंडो बर्मा की आप बात करोगे ना, तो अब उसका जो पानी आ रहा है, वहां जो वेटलैंड है, वहां जो मैनग्रूव फॉरेस्ट है, वो इंडिया के वेस्ट बंगाल के पास भी है और वो बांग्लादेश के पास भी है। एक तरफ बॉर्डर आएगा इंडिया का, दूसरी तरफ बॉर्डर जाएगा उसका बांग्लादेश का। तो ऐसा तो ना हो सकता है कि आप कोई पॉलिसी बनाओगे तो इंडिया एग्री कर जाए और बांग्लादेश मना कर दे, या बांग्लादेश कहे कि हम कंजर्व करेंगे, इंडिया वाले कहे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोई बर्ड या जब कोई प्लांट या जब कोई एनिमल एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर है और वो मूव करता है, तो उसे कंट्री की बाउंडेशन थोड़ा पता है कि ये एरिया इंडिया का है, यहाँ नहीं जाना जी, यहाँ तो कोस्ट गार्ड वाले खड़े होंगे। हमारे लिए खड़े होते हैं, एनिमल के लिए तो नहीं खड़े होते। तो इसका मतलब है कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए अलग से ध्यान देने की जरूरत है। इसमें पूरा प्रोग्राम दिया गया, ईरान के शहर में पहली बार हुआ था ये, रैमसर में, इसीलिए इसको रैमसर कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो साइट्स यहाँ पे होती हैं वो रैमसर साइट्स कहलाती हैं, मतलब जो वेटलैंड साइट यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, दे आर कॉल्ड रैमसर साइट। और इनमें डिटेल है, इनकी फंडिंग अलग से होती है। इंडिया में भी रैमसर साइट्स के लिए जो फंडिंग आती है वो अलग आती है, और बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग आती है। जो हमारा नेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ना, जो अभी हमने लिखा था IUCN के साथ, उसमें रैमसर साइट्स को कंजर्व करने के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। जैसे केरला के अंदर रैमसर साइट्स हैं, उड़ीसा में चिल्का लेक है, रैमसर साइट हो गई। केरला के अंदर कोलम और वेम्बनाड लेक है जो रैमसर साइट्स के नाम आते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दिस इज द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, सबसे गहरी है वो। तो इनको कंजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये शेयर्ड इकोसिस्टम है। यहाँ पे वही बात है कि नुकसान होगा तो दुगना होगा, या दो से ज्यादा कंट्री है तो उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। सबकी परमिशन मिलेगी तो आप इसके लिए कुछ कर पाएंगे। कोई एक कंट्री क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो आप ये कहेंगे किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गलत हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो याद रखिएगा, रैमसर, रैमसर ईरान का शहर है, 1971। और ये केवल वेटलैंड के लिए है, तो बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट, बट स्पेशली फॉर वेटलैंड साइट्स।
चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, कल ही आपकी शायद क्लास है, फ्राइडे की जगह कल थर्सडे को हो जाएगी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, है ना। गुड नाइट फॉर ऑल ऑफ यू। गुड बाय सर, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।